हेलो एवरीवन। आप सभी का अपना चैनल मैथ्स बाय ब्रजेश कुमार में स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं ये सदिश सदिश बीजगणित जो कि वेक्टर अलजेब्रा है। और आप लोग जो इससे पहले पढ़े होंगे वो होगा आपका फिजिक्स का वेक्टर, जो कि एक फिजिक्स के अकॉर्डिंग आप लोग वेक्टर पढ़े होंगे सदिश और अदिश के बारे में। वो आपको 11th में पढ़ाया गया होगा। और ये जो है ये आप लोगों का 12th बुक है। और 12th में यूनिट 10 जो कि अध्याय 10 एनसीईआरटी बुक है। और इस ये हिंदी मीडियम में है। तो यहाँ पे जो है हम लोग आज पढ़ाने वाले सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा तो सदिश हम लोग बोलेंगे पहले किसको, तो सदिश हम लोग जो है जिसको बोलेंगे उसमें जो है इससे पहले अगर फिजिक्स वाले सर पढ़ाए होंगे तो आप लोगों को बताए जरूर होंगे कि सदिश सदिश बोला जाता है कि सदिश में परिमाण और दिशा, सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे सदिश अगर बोलेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, परिमाण और दिशा। परिमाण और दिशा दोनों होना चाहिए। इसके बाद जो है अगर हम लोग पूछेंगे अदिश, अगर बोलेंगे अदिश, अदिश में सिर्फ केवल परिमाण होना चाहिए। केवल क्या होना चाहिए, तो केवल परिमाण होना चाहिए। तो ओनली फॉर केवल 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 क्या होना चाहिए, तो परिमाण होना चाहिए। तो आप लोगों को इससे पहले जो भी इसका थ्योरी होगा फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपको बता दिया होगा। और यहाँ पे जो हम लोग जो बताएंगे वो मैथ के तरीके से बताएंगे और मैथ में इसका कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। तो सदिश में अगर पूछेगा कि वैसा सदिश जिसमें परिमाण और दिशा, अब वो कुछ उस तरह का हम लोग जैसे एग्जाम्पल लेके बताए, जैसे त्वरण। त्वरण जो है, त्वरण में दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, इसीलिए कि इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्यों होता है, तो त्वरण बराबर क्या होता है, तो वेग वेग बटा समय। तो सबसे पहले ये बताया जाए कि वेग क्या होता है। तो वेग जो है, वेग आप लोगों को जो बताया गया होगा फिजिक्स में, तो वेग होता है विस्थापन विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन कोई भी दो स्थान, जैसे मान लिया जाए ये एक ए स्थान है, ठीक है। ए के बाद यहाँ पे कोई बी स्थान है। बी को जो है बी तक जाने के लिए कोई दो मार्ग दिया हुआ है। जैसे कि एक यहाँ से डायरेक्ट मार्ग है कि हम लोग डायरेक्ट बी को क्रॉस कर सकते हैं, बी पे पहुंच सकते हैं। और एक कुछ इस तरह से मार्ग करके यहाँ पे बी को पहुंचे हम लोग। तो ये इधर जो गया है इसमें तो हम लोगों को लंबा दूरी तय करना पड़ा है। तो लंबा दूरी ये जो लंबा दूरी एक प्रकार से दीर्घ लंबाई जो हम लोग गए हैं इसी को हम लोग बोलेंगे दूरी। और ये शॉर्ट एक न्यूनतम जो गए हैं यहाँ से यहाँ तक इसी को हम लोग बोलेंगे विस्थापन। क्या बोल देंगे, तो विस्थापन। अब इसमें आप लोगों को समझना है कि विस्थापन जो है, विस्थापन जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि अगर ए मान लिया जाए वेस्ट में, बी जो है ईस्ट में है, तो हम बोलते क्या है, वेस्ट से ईस्ट जाने पे मान लिया जाए यहाँ से यहाँ का दूरी अगर 10 मीटर है, हम लोग बोलेंगे 10 मीटर ईस्ट से वेस्ट सॉरी वेस्ट से ईस्ट जाने पर हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, बी के पास। और इसी में एक दूसरा दूरी जो था इधर से एक दीर्घ लंबा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी। तो यहाँ से एक बात और भी निकल के आया, एक बात क्या निकल के आया, वो जो बात निकल के आया वो ये निकल के आया, दीर्घ दूरी। क्या, तो दीर्घ दूरी। दीर्घ दूरी को हम लोग क्या बोल देंगे, तो दूरी सॉरी दीर्घ लंबाई। दीर्घ लंबाई क्या बोलेंगे, दीर्घ लंबाई को हम लोग क्या बोल देंगे, दूरी। एक होता है लघुत्तम, जैसे कि शॉर्ट, एक लघु लंबाई, लघु लंबाई या बोले तो न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम दूरी। इसी को हम लोग ये दोनों को ये जो बोले लघुत्तम लंबाई बोले या न्यूनतम दूरी बोले, इसे हम लोग क्या बोल देंगे, तो विस्थापन। तो विस्थापन जो है ये किसी ना किसी दिशा में लगता है, ऐसे नहीं कि दूरी का तो हम अगर यहाँ से जाते हैं तो हम मानते हैं कि अगर 9 तक है, इधर से हम लोग डाइवर्जन करके यहाँ तक आ जाते हैं, लेकिन इसका कोई फिक्स दिशा नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको दिशा में नहीं बोलेंगे। इसके पास क्या है, केवल परिमाण है। इससे लंबा लंबा जैसे अगर यहाँ से 10 मीटर गए होंगे तो हो सकता है यहाँ से हम लोग 20 मीटर गए हों दूसरा रास्ता से, अब इससे लंबा दूरी हो गया, तो लंबा दूरी हो गया तो ये एक दीर्घ लंबाई को दूरी बोल लिए।
और यहाँ जो एक लघु, लघु मतलब छोटा, एक न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे? विस्थापन बोल देंगे। और विस्थापन किसी ना किसी दिशा में लगता है, इसीलिए कि यहाँ पे और हम लोग एक सूत्र ये भी पढ़े होंगे, चाल इक्वल टू हम लोग पढ़े होंगे क्या? तो दूरी बटा समय। तो इसीलिए के कहा जाता है चाल जो है, चाल एक अदिश राशि है। चाल क्या है? चाल एक आप लोगों का अदिश राशि है। कौन सा राशि? तो अदिश राशि। और अगर पूछा जाए वेग, वेग एक सदिश राशि है। वेग जो है एक सदिश राशि है, क्योंकि आप लोग जस्ट अभी देखे कि यहाँ पे जो है दूरी को अपना दिशा नहीं है, इसीलिए कि दूरी को भी दिशा नहीं है, समय को तो दिशा है ही नहीं, तो इसीलिए कि यहाँ पे दोनों में किसी को दिशा नहीं है, लेकिन परिमाण दोनों को है, इसीलिए कि इसको चाल बोले तो चाल अदिश हो गया, क्योंकि इसमें दिशा नहीं था। और वेग जो है, वेग विस्थापन है, विस्थापन किसी ना किसी दिशा में लगता है, और इसमें समय जो लगा ये किसी ना किसी दिशा में लगेगा, और इसमें परिमाण भी होगा। इस आधार पर वेग को हम लोग क्या बोल देंगे? सदिश राशि। अब बताया जाए कि यहाँ पे जो वेग एक सदिश राशि है और समय कालांश मान लिया जाता है कि अगर समय कालांश नहीं कुछ है, फिर भी यहाँ से एक बात को समझा जाए कि ये समय कालांश में सिर्फ परिमाण होता है, लेकिन यहाँ पे दिशा नहीं होता। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इसको जो हम लोग बोल देंगे अदिश राशि, क्योंकि इसके पास दिशा नहीं है। तो लेकिन वेग वाइज समय, इसको हम बोलेंगे वेग का मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि विस्थापन को मीटर में मापेंगे और समय को सेकेंड में। ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे लिखे मीटर प्रति सेकेंड बटा एस, तो फिर ये ऊपर जाएगा तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसीलिए हम लोग क्या बोले? त्वरण एक सदिश राशि है, जो कि इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इससे आप लोगों को पता चल गया होगा किसमें दिशा होता है और किसमें दिशा नहीं होता है। तो अब आप लोग खुद तय कर लेंगे कि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होगा वो सदिश होगा, और जिसमें सिर्फ केवल परिमाण होगा वो अदिश होगा। ये आप लोगों के फिजिक्स के आधार पे, फिलहाल मैथमेटिकल के आधार पे अब हम लोग इसका कुछ फॉर्मूला को लिख देते, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, some important formula, यहाँ सब लोग ध्यान देते जाएंगे। ये जो भी फॉर्मूला लिखा जाएगा ये वेक्टर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, और वेक्टर में जितना फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं वो सभी फॉर्मूला आप लोगों को लिख के बताया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ध्यान जरूर से जरूर देंगे। इसमें जो आप लोगों का फर्स्ट नंबर फॉर्मूला नंबर 1, ये जो है जैसे फॉर्मूला पूछा जाए दो सदिशों ए तथा बी, दो सदिश एक ए है, एक और बी है, इसका कहा जाए दो सदिशों ए तथा बी का अदिश गुणन जबकि उनके बीच का कोण थीटा हो तो इसमें पूछा जाए दो सदिश, एक ए रहेगा तथा दूसरा सदिश बी रहेगा, कि इसके बीच में अगर अदिश गुणन जबकि उनके बीच का कोण अगर थीटा हो तो यहाँ पे अदिश गुणन होता है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, इससे पहले आप लोग इस पॉइंट को पढ़ते थे इनटू, लेकिन यहाँ पे पढ़ा जाएगा डॉट, यहाँ पे डॉट, और इस डॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश गुणन। और यहाँ पे यह है क्रॉस, इसको बोलते हैं सदिश गुणन। दोनों का चिन्ह अलग अलग होता है। अगर डॉट बोला जाए तो सिर्फ उसको बोलेंगे अदिश गुणन, क्रॉस बोलेंगे तो उसे बोलेंगे सदिश गुणन। अब यहाँ पे हम पूछे दो सदिश ए तथा बी
का अदिश गुणन जबकि उनके बीच का कोण थीटा हो तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। इसी का फॉर्मूला नंबर 2। अब फॉर्मूला नंबर 2 अगर ऐसा पूछा जाए दो सदिशों ए तथा बी, दो सदिशों ए तथा बी के लंब होने का प्रतिबंध कि अगर पूछा जाए दो सदिश एक ए है दूसरा बी है किसके बीच में लंब होने का क्या शर्त है, शर्त बोले या प्रतिबंध बोले या हम लोग कैसे जांच करके बताएंगे कि ये लंब है, तो इसी का ए डॉट बी का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए 0। ए डॉट बी का वैल्यू जैसे अगर एंगल पूछेगा तो ए डॉट बी का वैल्यू होता है ए बी कॉस थीटा, और ए डॉट बी अगर पूछेगा कि दो सदिश ए तथा बी के लंब होने का प्रतिबंध क्या है तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए 0। अगर डॉट कराएंगे, डॉट करने के बाद रिजल्ट अगर 0 हो जाता है तो ए तथा बी एक दूसरे के ऊपर परस्पर क्या हो गया, लंब हो गया। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 जैसे कि अगर बोला जाए जैसे आई जे के ये तीन जो है ये तीनों जो है एक लंबिक सदिश माना जाए। क्या माना जाए, तो एक लंबिक सदिश माना जाए। लंबिक सदिश एक प्रकार से हो गया जो कि एक तल पे हम लोग दर्शाते हैं, तल पे दर्शाते हैं लंबिक सदिश। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखने का काम करें। इससे पहले आप लोग दो तल पढ़े थे, एक तो y एक x, लेकिन इसमें एक हो गया z। कौन सा हो गया z, तो इधर जो गया ये है x, ऊपर जो गया ये है y, इधर जो गया वो है z। अब इसमें पूछेंगे x अक्ष पे दिशा जो बताएगा वो सदिश क्या है तो i, y पे क्या बताएगा j, z पे जो बताएगा वो है k। अब इसी में ये तीनों क्या है एक दूसरे के लंबिक सदिश i j k। अब इसमें हो सकता है डॉट का वैल्यू अलग आ जाए, क्रॉस का वैल्यू, तो यहाँ पे ध्यान दिया अगर पूछेंगे i डॉट i या j डॉट j या k डॉट k या i डॉट i को लिख सकते हैं i स्क्वायर या j डॉट j को लिख सकते हैं j स्क्वायर इक्वल टू k डॉट k को लिख सकते हैं k स्क्वायर। ये सबका परिणाम 1 होता है, ये सबका परिणाम क्या हो जाएगा 1। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर i डॉट i हो, i डॉट i हो, j डॉट j हो या k डॉट k हो या i डॉट i कराएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, j डॉट j कराएंगे तो j का स्क्वायर होगा, k डॉट k कराएंगे k का स्क्वायर होगा। ये सभी का मान क्या हो जाता है 1, ये सब का मान क्या हो जाएगा 1। अब इसी में आ गया अगर दूसरा आ जाए जैसे i डॉट j या j डॉट k या k डॉट i। अब इसी को हम लोग अगर चेंज रूप में लिख दें, एक चेंज रूप क्या हो गया कि जैसे i डॉट j तो इसी को तो लिख सकते हैं j डॉट i, j डॉट k तो इसको लिख सकते हैं k डॉट j, k डॉट i तो इसे लिख सकते हैं i डॉट k, i डॉट k। अब यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। जब एक दूसरे के साथ हम डॉट कराएंगे इसका रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा 0। तो इतना ध्यान रखिए कि अपने साथ वाले के साथ अगर कराया जाए उसका वैल्यू 1 और दूसरे के साथ कराया जाए उसका वैल्यू 0। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ ये था डॉट, अब यहाँ से हम लोग चलेंगे सदिश के बारे में। अभी जो ये 3 पॉइंट आपको पढ़ा ये पढ़ा है अदिश के बारे में। अब कुछ पॉइंट हम लोग चलते हैं सदिश के बारे में, फिर उसके बाद जो है फिर जहां पे दोनों का जो है मिश्रण होगा वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। जैसे कि उम्मीद किया जाए कि ये 4 नंबर है, 4 नंबर है। 4 नंबर में बोला गया है दो सदिशों ए तथा बी, जहां पे हम लोग मानते आ रहे हैं ए तथा बी का अदिश गुणनफल हुआ था। लेकिन अभी क्या है एक सदिश उस समय अदिश था, ये सदिश गुणन
जबकि इनके बीच का कोण क्या है, थीटा हो। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए दो सदिशों ए तथा बी का सदिश गुणन, जबकि इनके बीच का कोण थीटा हो, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें क्या बोले थे, डॉट, इसमें बोलेंगे क्रॉस। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन, और इसके साथ एन एक यूनिट वेक्टर आता है, और एन यहाँ जो यूनिट वेक्टर है आप उसको लिख भी सकते हैं, अगर आपका मन है तो इससे थोड़ा देर के लिए हटा भी सकते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश का मौन 1 हो जाता है, मात्रक सदिश का मौन 1 होता है, और यहाँ पे ये एन वेक्टर सदिश के अकॉर्डिंग दर्शाना पड़ता है, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। अब सवाल बनाते समय इसका वैल्यू 1 रख लें, या इस फॉर्मूला को आप हटा भी सकते, लेकिन जब फॉर्मूला आप लिखिएगा तो आप इसे दर्शाना फिलहाल कुछ टाइम के लिए कंपलसरी भी है, वो आपके अकॉर्डिंग निर्भर करता है कि आप दर्शाना पसंद करेंगे, लेकिन इसे आप लिख देंगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। इसके बाद जो है फिर इसमें भी अगर हम लोग पूछेंगे कि इकाई सदिश, ये एन जो है ए तथा बी पर क्या है, लंब सदिश है, जैसे कि ये एन वेक्टर जो है, जहां अगर पूछा जाए, जहां एन के अकॉर्डिंग ये एन जो दिया हुआ है, एन जो है ये क्या है, एक इकाई सदिश, एन क्या है, इकाई सदिश, एन क्या है, इकाई सदिश ए तथा बी पर लंब सदिश है, ए तथा बी पर लंब सदिश। लंब सदिश अब इसी में, जैसे कि हम लोग अभी से कुछ टाइम पहले डॉट कराए थे, इसी तरह अब हम क्रॉस भी कराएंगे, क्रॉस का भी जानने का कोशिश करेंगे, क्रॉस में क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग 5 आई जे के को क्या माना जाए, तो एक लंबिक सदिश, क्या माना जाए, लंबिक सदिश। लंबिक सदिश अभी जस्ट इसको हम आप लोगों के तल में दर्शा के जस्ट अभी बताए। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के, वहां डॉट में आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के का मान 1 हुआ था, लेकिन आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के का मान क्या हो जाएगा, 0। जस्ट उसी का अपोजिट हो जाएगा, इसमें 1 हो गया और इसमें क्या हो जाएगा, 0। अब अगर दूसरे के साथ कराया जाए तो, जैसे अगर बोला जाए आई क्रॉस जे, तो बताया जाए, आप इसको फॉलो कर लेंगे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा कम समस्या होगा। जैसे अगर क्लॉक माना जाए तो इधर से चलता, एक इधर एक इधर एक इधर, तो मान लेते हैं ये आई है, ये जे है, ये के है। बताइए आई क्रॉस जे, अगला क्या है, के इक्वल टू के, जे क्रॉस के, इसका अगला क्या है, आई इक्वल टू आई। अब इसी में है अगला के क्रॉस आई, अगला क्या है यहाँ पे, जे। तो ये 3 का जस्ट अगले स्टेप होगा, अगले स्टेप होगा, ये तीनों का जस्ट अपना इसी डायग्राम को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप लोगों का यहाँ से कुछ नहीं छूटने वाला है। तो यहाँ पे क्या बोले, पहले आई क्रॉस जे, अगला क्या है, के, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के, तो अगला क्या है, आई, और इसके बाद है यहाँ पे के क्रॉस आई, तो अगला क्या है, जे, अगला क्या है, जे। अब इसी को आप लोग चेंज भी कीजिए, आई क्रॉस जे जैसे हुआ, आई क्रॉस जे, आप इसी को लिख नहीं सकते हैं, जे क्रॉस आई, जैसे इसको बदलेंगे तो सदिश में अगर आगे से पीछे अगर हम लोग चेंज करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाता है, ये हो जाएगा माइनस के। यहाँ पे जे क्रॉस के, इसको अगर लिखेंगे के क्रॉस जे, ये जस्ट हो जाएगा माइनस आई। यहाँ पे के क्रॉस आई, हम अगर इसको लिख दें आई क्रॉस के, तो ये हो जाएगा माइनस का जे। बस इतना ध्यान रखेंगे, अगर ये उल्टा थोड़ा सा भी अगर घुमा तो इसका रिजल्ट में क्या आ जाएगा, माइनस। ये सिर्फ होता है सदिश में, अदिश में नहीं होता। अदिश में
आप लोगों को जस्ट अभी बताए यहाँ पे, देखा भी जाए, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, फिर घुमा दिए, जे डॉट आई, के डॉट जे, आई डॉट के, लेकिन सबका रिजल्ट क्या हो गया, 0 ही हो गया। इसमें ऐसा कुछ बदलाव नहीं होता है, लेकिन इसमें जो है इसमें बदलाव होता है। अगर सेम हो, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सबका मान 0 होगा। आई क्रॉस जे, इसका मान के, जे क्रॉस के तो इसका अगला स्टेप आई, के क्रॉस आई तो इसका अगला स्टेप जे, लेकिन इसी को आप चेंज कर दिए, पहले जे बाद में आई तो माइनस में के, पहले पहले के बाद में जे तो फिर इसका जो है माइनस आई, पहले आई बाद में के तो इसका माइनस में जे। इसके बाद जो है पॉइंट नंबर जस्ट 6, पॉइंट नंबर 6। अभी पॉइंट नंबर 6 जो है ये है, यदि किसी त्रिभुज के, यदि किसी त्रिभुज के दो आसन्न भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की दो आसन्न भुजाएं, एक ए तथा दूसरा बी, ए तथा बी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे आपसे क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि किसी त्रिभुज की दो आसन्न भुजाएं ए तथा बी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये किसका क्षेत्रफल हो गया, तो ये हो गया आप लोगों का त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल में पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, यही त्रिभुज का हो गया क्षेत्रफल। जस्ट इसका अगला नंबर पॉइंट 7, यदि किसी चतुर्भुज के, यदि किसी चतुर्भुज के दो विकर्ण, दो क्या है तो विकर्ण ए, दो विकर्ण ए तथा बी, एक विकर्ण है ए तथा दूसरा विकर्ण है बी। अब जैसे कि माना जाए ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, इसमें एक विकर्ण इधर से हो गया, दूसरा विकर्ण इधर से हो गया। इसमें मान लिया जाता है कि इधर वाला जो विकर्ण है ये है ए और इधर वाला जो विकर्ण ये है बी। अब ये विकर्ण है तो यहाँ पे अगर पूछा जाए चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जस्ट वही जैसे अभी निकाले 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, जो कि अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल था, त्रिभुज का क्षेत्रफल था, वही हो गया चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल। लेकिन चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, तो विकर्ण, और त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, तो आसन्न भुजा ए और बी, आसन्न भुजा चाहिए ए और बी, और चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए चाहिए विकर्ण, एक विकर्ण ए दूसरा विकर्ण बी। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर ए, आप पूछेगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, तो इसका अलग हो जाएगा। अब समांतर जो है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और इसका जो पूछा जाए जिसकी सदिश भुजा, सदिश भुजा ए तथा बी हो। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी सदिश भुजा ए तथा बी हो, इसमें क्या था, ये चतुर्भुज में ये विकर्ण था, ए और बी इसमें विकर्ण था, इसमें हम बता दिए जिसकी सदिश भुजा ए तथा बी हो तो इसका कुछ नहीं करना है, इसका क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल के लिए बस ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, बस ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को
लिख देना, यही हो जाएगा आप लोगों का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। यहां तक आप लोगों से उम्मीद करते हैं जरूर समझ में आ गया होगा। इसके आगे भी कुछ आप लोगों का पॉइंट बचा हुआ है, उस पॉइंट को आप लोगों को समझने का काम करना है। आप लोग ध्यान पूर्वक देखें, इससे पहले 8 नंबर तक हम क्लियर कर दिए, जस्ट अब 9 नंबर को देखा जाए। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9, जैसे कि आप लोग ध्यान दीजिए, कहता है बल एफ द्वारा, अब ये कुछ फिजिक्स के अकॉर्डिंग है, बल एफ द्वारा, बल एफ द्वारा किया गया कार्य, बल एफ द्वारा किया गया कार्य, अगर बोला जाए क्या गया होगा। हो सकता है यहाँ पे आप लोगों को आवाज़ का प्रॉब्लम हुआ होगा, तो उम्मीद करते हैं कि अब सही से आप लोगों को आवाज़ जा रहा होगा। तो आप लोग कोशिश करेंगे समझने का कि फिर से हम इसको बताने का काम करते हैं। जैसे बल एफ द्वारा किया गया कार्य, तो यहाँ पे कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं? डब्लू फॉर वर्क, एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा, तो W बराबर एफ डॉट डी भी हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा आप लोग 11th में फिजिक्स में पढ़े होंगे। बल एफ का आघूर्ण, तो आर क्रॉस एफ हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग अगले जस्ट 11 नंबर ये है, अगर पूछा जाए दो सदिशों का योग, दो सदिशों, जैसे आप दो सदिशों का योग अगर बोला जाए तो आप लोगों को स्थिति सदिश दिया जाएगा। स्थिति सदिश क्या? जैसे बिंदु बना के 1 2 3, या मान लिया जो एक बिंदु दिया 4 5 6, इस तरह से दे दिया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको पहले हम लोग मानेंगे। जैसे ओ ए एक वेक्टर हो गया, तो ओ ए का मान क्या हुआ? जैसे इसके साथ ये एक्स अक्ष, ये वाई है, ये जेड है, इसको लिखेंगे I 2J 3K। यहाँ पे फिर इसको मानेंगे ओ बी, अब ओ बी जो माने तो ये हो गया 4I 5J 6K। अब इसका हम लोगों को बोला गया जोड़, तो यहाँ पे जोड़ेंगे ओ ए प्लस ओ बी, आई को आई के साथ जोड़ देंगे और जे को जे के साथ जोड़ेंगे। आई का गुणक 4, यहाँ पर आई का गुणक 1, तो इसको लिखेंगे 1 जोड़ 4I प्लस, यहाँ पे जे के साथ 2, जे के साथ 5, 2 प्लस 5J, के साथ 3, यहाँ पे जे के साथ 6K, इसको लिखेंगे 4 1 5I, 5 2 7J, 6 3 9K, 6 3 9K, यही हो गया योग। और ये एक स्थिति सदिश के अकॉर्डिंग है। इसी में अगर हम बोलते हैं घटाओ, तो घटाओ कुछ नहीं करना है। तो घटाओ में क्या हो जाता है कि जैसे अगर घटाना हो तो हम लोग घटाओ में कर सकते हैं ओ ए माइनस ओ बी, बस माइनस करेंगे, कुछ ना करेंगे, बीच का चिन्ह बदल देंगे। 1 माइनस 4I प्लस 2 माइनस 5J प्लस 3 माइनस 6K
तो 1 में से 4 गया तो -3i, 2 में से 5 गया तो -3 प्लस माइनस -3j, 3 में से 6 गया तो -3 तो यहाँ पे -3k, ये हो गया माइनस। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जोड़ने में और घटाने में कोई भी परेशानी ना हो। अब यहाँ पे 12 नंबर, अगर आप लोगों को स्थिति के रूप में डायरेक्ट एकदम पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश अगर डायरेक्ट बताया जाए, यह है एक स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, तो अब इसमें अगर बोला जाए कि स्थिति सदिश में जैसे एक हम लोग बोले एक ओ बी वेक्टर है और एक ओ ए वेक्टर है और एक ओ बी वेक्टर है, तो इसमें हम पूछेंगे कि बताओ ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो अब इसमें जो ये हो जाता है जहाँ ओ मूल बिंदु है, ओ क्या हो जाता है, ये मूल बिंदु, यहाँ पे ओ इक्वल टू मूल बिंदु, तब मूल बिंदु को इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ बाद में क्या है बी, तो पहले लिखेंगे ओ बी माइनस यहाँ पहले क्या है ए, तब लिखेंगे ओ ए। जब इसको घटा करके निकालेंगे तब यहाँ से स्थिति सदिश निकलेगा ए बी, स्थिति सदिश क्या निकल जाएगा ए बी। अब इसके बाद जो है जस्ट पॉइंट नंबर अगला, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 13 नंबर, पॉइंट 13 नंबर होगा, कहता है विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश। अगर विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश को अगर बोला जाए तो यहाँ पे विभाजन बिंदु किसके अकॉर्डिंग, तो विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश, तो ये एक होता है बाह्य विभाजन, एक होता है अंतः विभाजन। तो हो जाएगा क्या कि अगर बिंदु P का स्थिति सदिश, यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख देते हैं, जैसे विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश पूछा तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बिंदु P का जो है स्थिति सदिश, बिंदु P का स्थिति सदिश जो है, स्थिति सदिश जो रेखा AB को m अनुपात n में विभाजित करता है। तो अब इसमें अगर बोलेगा अंतः विभाजन, कौन सा विभाजन, अंतः विभाजन, तो उसका अलग हो जाएगा, और पूछेगा बाह्य विभाजन तो उसका अलग हो जाएगा। तो अंतः विभाजन में आप लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे, कब, तो 10 में। तो OP बराबर स्थिति सदिश के अकॉर्डिंग हम लोग माने हैं, तो MOB प्लस NOA बटा M प्लस N, बस फार्मूला यही रहेगा, बस सिर्फ माइनस लग जाएगा। OP बराबर M डॉट OB माइनस N डॉट OA बटा M माइनस N, फार्मूला वही रहता, बस एक में प्लस हो जाएगा और दूसरा में माइनस हो जाएगा। अब इसी में अगर हम बोल देते कि P जो है AB का मध्य बिंदु है, क्या है, AB का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु के लिए कोई अलग से फार्मूला विशेष नहीं है, बस इसमें अगर बोला जाए बस OP, अगर ये मध्य बिंदु है, हमें OP निकालना है, इसमें करना कुछ नहीं है, करना है कि AB को दोनों को जोड़ देना है। जैसे कि OA और OB, यहाँ से अगर हम लोग निकाल के चलेंगे तो इसको लिखेंगे 1/2 इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जो आप लोगों के पास दोनों वेक्टर होगा, दोनों, एक ए और दूसरा बी, दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग दे देंगे। बस हम 1/2 को आगे कॉमन करके लिख दिए हैं, ऐसा कुछ आप लोगों को नहीं समझना। इसमें 1/2 कुछ नहीं, ये a प्लस b/2 लिखा हुआ है, a प्लस b को आप जोड़ देंगे, जोड़ने तो हम जस्ट बताएं ऊपर में, जो कि पॉइंट नंबर 11 में बताएं, फिर उसी को हम लोग क्या कर देंगे, 2 से भाग देके क्लियर कर देंगे। तो ये हो गया मध्य बिंदु निकालने का प्रोसेस। इसके बाद जो है पॉइंट नंबर 14, और बस थोड़ा सा 1 से 2 पॉइंट बचा हुआ है। इसके बाद जो आप लोगों का ये थ्योरी द एंड हो जाएगा। इसके बाद आप लोग अच्छे से फिर आप लोगों को आगे चैप्टर कराया जाएगा। तो ये r वेक्टर बराबर xi
वाई जे जेड के। इस वेक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग बोलेंगे मात्रक सदिश। पहले ध्यानपूर्वक समझा जाए कि मात्रक सदिश बोले चलेगा, इकाई सदिश बोले ये भी होगा, इसी को बोलते हैं। इंग्लिश में यूनिट वेक्टर बोले यही होगा, और लास्ट में जाके एकक सदिश बोले यही होगा। ये चारों जो है इसी का नाम है। मात्रक सदिश, इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर, एकक सदिश, सब इसी का नाम है। और यूनिट वेक्टर को जैसे आर इसके ऊपर कैप से दर्शाया जाएगा, तो इसी सब वेक्टर को हम लोग को लेके चलना, जैसे एक्स आई वाई जे जेड के ऊपर में ये हो गया, और नीचे जो है इसी का मैग्नीट्यूड एक्स आई वाई जे जेड के। अब इसी का मैग्नीट्यूड लेना है। अब जैसे आप लोग बोलते हैं इसका मैग्नीट्यूड, जैसे हम लोग आर का मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट इसमें आई का गुणक एक्स, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे आई का गुणक एक्स, वाई का गुणक जे का गुणक वाई और के का गुणक जेड, इसका हम लोग स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे, यही मैग्नीट्यूड निकलता है। मैग्नीट्यूड निकाल के हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो 14 नंबर पॉइंट मुख्य रूपेण इतना बात ही कहा जा रहा था 14 नंबर पॉइंट के द्वारा। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट 15 नंबर आर के अकॉर्डिंग A1I A2J A3K, ये एक वेक्टर है। इस वेक्टर में बोलेगा दिक को जया बोले, अगर बोला जाए दिक को जया बोले कि दिक को साइन बोले, दिक को साइन बोले, बात दोनों का एक ही है। बात दोनों का एक ही है। तो जब ये x के साथ कॉस अल्फ़ा एंगल बनाता है, y के साथ कॉस बीटा, z के साथ कॉस गामा, ये एंगल बनता है। तो अब यहाँ पे पूछेंगे कि बताया जाए कॉस अल्फ़ा क्या होगा, तो कॉस अल्फ़ा जो है वो होता है A1 बट जो x का मतलब i का गुणक हो वो A1 बट ऊपर जो है वो मैग्नीट्यूड, जैसे कि हम बोलेंगे r का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर। जस्ट अभी आप लोगों को बताए थे यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालने के बाद i का गुणक x था, j का गुणक y था, k का गुणक z था, तो यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया जाए कि यहाँ पे इसका गुणक क्या है, A1 A2 A3, तो A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर। इसी तरह से कॉस बीटा तो यहाँ पे लिखेंगे A2 अंडर रूट A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर और A3 का स्क्वायर। अगर इसी में बोलेंगे कॉस गामा तो इसमें आ जाएगा A3 बटा अंडर रूट A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर और A3 का स्क्वायर। तो ये हो गया इसका दिक कोसाइन। इसको हम चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर दिक कोसाइन में बोले तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, दिक कोसाइन लिख के A1 बटा मैग्नीट्यूड ऑफ R, A2 बटा मैग्नीट्यूड ऑफ R, A3 बटा मैग्नीट्यूड ऑफ R। फिलहाल हम यहाँ पे R वेक्टर माने हैं। यहाँ पे जो हम लिए थे क्या लिए थे, R वेक्टर, तो इसीलिए कि हम लोग नीचे क्या लिख रहे हैं, R का मैग्नीट्यूड। अब R का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होगा, फिलहाल R का मैग्नीट्यूड बराबर होता है A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर और A3 का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो हम लोग आप लोगों को बताए ये आप लोगों का फार्मूला के अकॉर्डिंग था, और इसमें आपको ऑल वेक्टर फुल वेक्टर का जो है आप लोगों को फार्मूला बताया गया संपूर्ण वेक्टर का। तो आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। इसके बाद जो है आप लोग को जब भी टाइम मिल जाए तो इस आप बुक में जाके देखेंगे कि जब इसको आप एक पेज पलटेंगे तो यहाँ पे शून्य सदिश है लिखा हुआ, जो कि जीरो या नल वेक्टर।
इसका कहना एक चीज़ है कि एक सदिश जिसके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु क्या हो, समपाती हो, मतलब एक ही रेखा पे दूसरा रेखा भी आरोपित हो, तो उसी को हम लोग बोलेंगे शून्य सदिश। और शून्य सदिश को जीरो के ऊपर तीर निशान से निर्दिष्ट किया जाता है। और शून्य सदिश को कोई निश्चित दिशा प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि इसका परिमाण शून्य होता है। अब जैसे मात्रक सदिश बोले यूनिट वेक्टर, एक सदिश जिसका परिमाण एक अथवा एक इकाई है मात्रक सदिश कहलाता है। सह आदिम सदिश, दो अथवा अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु हो, सह आदिम सदिश। जैसे ध्यान से देखने का प्रयास किया जाए, सह आदिम सदिश जो बोला गया आप लोगों को, सह आदिम सदिश में किसका कहता है कि जैसे ये एक प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है, एक यहीं से एक इधर गया, एक इधर गया, कम से कम दो से अधिक होना चाहिए। ये दो तो हो ही गया, तो दो हो फिर भी चलेगा, लेकिन दो से अधिक भी हो तो चलेगा। एक ऊपर गया, हो सकता है कि इधर गया, तो एक ही बिंदु से चारों बिंदु गया, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, तो सह आदिम सदिश बोलेंगे। तो वहाँ पे आप लोगों को ये सब रेखा का नाम दिया हुआ रहेगा, ऐसा नहीं कि बिना नाम का रहेगा। जैसे कि बोला गया संरेख सदिश, कॉलिनियर वेक्टर्स, दो अथवा अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हो तो वो क्या हो जाएंगे, संरेख सदिश। तो एक ही रेखा के समांतर हो, जैसे रेलवे का ट्रैक, पटरी, तो ये भी क्या रहता है, एक ही रेखा के समांतर रहता है। समान सदिश, ए तथा बी समान दिशा में कहलाते हैं, उनके परिमाण एवं दिशा समान हो तो उसे क्या बोल देंगे, ए इक्वल टू बी के रूप में लिखेंगे। और ऋणात्मक सदिश आपको क्रॉस कराने वक्त बोले थे, जब हम लोग बी यहाँ पे है बी ए वेक्टर को अगर इसको पलट दें, ए बी वेक्टर कर देते, इसको क्या करना पड़ेगा, ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक बोले तो माइनस चिन्ह से सूचित करना पड़ेगा, माइनस चिन्ह से। तो ये हो गया ऋणात्मक सदिश। समान सदिश तो समझ गए, जिसका परिमाण दिशा समान हो। संरेख सदिश, रेलवे का ट्रैक जो कि पटरी है, रेखा के समांतर हो तो इसे संरेख सदिश। सह आदिम सदिश, जिसका प्रारंभिक बिंदु एक प्रारंभिक बिंदु से, मतलब क्या बोला, दो अथवा अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु हो उसे क्या बोलेंगे, सह आदिम सदिश। अब मात्रक सदिश तो जिसका परिमाण एक इकाई हो तो उसे बोल देंगे मात्रक सदिश। और शून्य सदिश तो जानते हैं जिसका एक सदिश जिसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती हो, मतलब संपाती मतलब हो गया एक प्रकार से एक ही रेखा, जैसे कि ये ए है और ये बी है, हमको यहाँ से यहाँ जाना, एक आदमी को यहाँ से यहाँ जाना है, दूसरा आदमी को भी इसी रास्ते से इसी पे चलना है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, तो यहाँ पे जो एक रेखा से दूसरी रेखा पे तो संपाती रेखा क्या बोलेंगे, तो संपाती रेखा। और अभी जो बताते रहे थे रेलवे का ट्रैक वो समांतर, मतलब जैसे ये इधर गया ये भी इधर गया, इधर गया तो दोनों का समान हो सकता है कि इसका दूरी बड़ा भी चल सकता है, ये यहाँ भी रुक सकता है, ये यहाँ भी आके, इसका जो है परिमाण हो सकता है ज़्यादा अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो, तो यही रेखा हो गया समांतर रेखा। समांतर रेखा होगा तो क्या हो जाएगा, संपाती। समांतर में क्या हो जाएगा, समांतर में हो जाएगा, समांतर में हो जाएगा संरेख, और संपाती में हो जाएगा शून्य वेक्टर और शून्य सदिश। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये जो है आप लोग थ्योरी सही से कर लेंगे, इसके बाद थ्योरी करके रेडी रहेंगे। जस्ट इसके नेक्स्ट अगले वीडियो में आप लोगों को जस्ट बताया जाएगा। नेक्स्ट क्लास का जब भी क्लास होगा तो ये इसमें आप लोगों को 10.1 से लेके आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग खुद से भी एक बार पेज नंबर कितना था 443 आप जाके एक बार पढ़ लेंगे, और जो भी थ्योरी बताया गया उसे कॉपी में नोट करके रख लेंगे। इसके बाद जो आप लोगों को जैसे पढ़ाएंगे 10.1 इसे भी समझा देंगे, फिर आगे 10.2 जैसे भी चलते हैं तो आप लोगों को जस्ट बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।